हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं हम कि लॉ के अंदर जो है वो कौन से अलग अलग पाथ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि करियर ऑप्शंस आपको लॉ करने के बाद क्या क्या रह जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया अब और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है क्रिमिनल लॉयर्स। तो जनरली लॉ करने के बाद बहुत से लोगों को यही यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है कि भैया इन्होंने लॉ किया हुआ है तो ये आगे चल कर के जो है वो क्रिमिनल केसेस ही लड़ेंगे। और वैसा होता भी है, बहुत से लोग क्रिमिनल लॉयर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो खैर बाकी के जो यहाँ पर लॉयर्स होते हैं, जैसे कि सिविल लॉयर्स होते हैं या डिवोर्स लॉयर्स होते हैं, उनके मुकाबले यहाँ पर क्रिमिनल केसेस लड़ने में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि इसके अंदर आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स ये बहुत ही ज़्यादा शार्प चाहिए। कायदे कानूनों का, उनकी धाराओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान चाहिए। और जनरली अगर क्रिमिनल केसेस लड़ने हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉयर्स की ज़रूर जो है वो उनकी तरफ रुख किया जाता है या उनको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस आपने लड़े हैं उतना ही ज़्यादा केसेस के अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उससे राह कैसे निकालनी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्रिमिनल लॉयर अगर आप बनते हैं तो यहाँ पर मनी फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। भले ही शुरुआत के दिनों में आपको उतनी ज़्यादा केसेस नहीं मिलती है, जब तक कि आपका नाम नहीं हो जाता है तब हो सकता है कि पैसे कम आपको मिलते हो। लेकिन एक बार आपका अगर बहुत बड़ा नाम हो गया, उसके बाद जो है वो आप अच्छा खासा पैसा जो है वो इसके थ्रू गेन कर सकते हैं। क्योंकि फिर क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आपके पास आते हैं और उसके बाद जो है वो एक एक केस लड़ने के लिए आप जो है वो अपना खुद का पैसा जितना भी आपको सही लगता है वो आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लॉयर्स ऐसे भी हैं जो कि पर केस 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए तक भी ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्रिमिनल लॉयर एक पहला फील्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज में पेरोल पे ही होते हैं, क्योंकि कंपनीज में हर रोज़ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन पेटेंट करवाना है। ऐसे सारे लीगल कामों के लिए जो है वो कंपनी अपने जो पेरोल पे रखे हुए कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करती है। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसके अंदर के जो क्लॉज डालने हैं उसके बारे में भी सलाह मशवरा किया जाता है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ दूसरे किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर स्टडी करने के लिए मंगवाया जाता है, क्योंकि वो जो सारी लीगल लैंग्वेज होती है वो आम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए भी लॉयर्स ये काम करते हैं, वो पूरी लैंग्वेज को समझते हैं, क्या लिखा गया है, किस तरीके के क्लॉज डाले गए हैं, वो सादी भाषा में कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं और फिर आगे का निर्णय होता है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कंपनीज के, तो ये जो कॉर्पोरेट कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको फिर कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये कॉर्पोरेट लॉयर्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से काम करते हैं। बाकी अगर आपको एज अ कॉर्पोरेट लॉयर की तरह काम करना है तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो कायदे कानून हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लागू होते हैं उनका ज्ञान बेहद बढ़िया होना चाहिए, और जो नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए। और वो नए लॉज लाने की वजह से कंपनी के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है क्या, इसके बारे में एडवाइस देना भी इनका काम होता है। यहाँ पर भी जो बिगिनर सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आगे चलते चलते जो है वो इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन 6 से 9 लाख रुपए के बीच में पर एनम सैलरी इनको मिल जाती है अगर एक्सपीरियंस है तो। और अगर बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है तो फिर इनकी सैलरी 20 लाख रुपए पर एनम तक की भी जा सकती है। इसके बाद आती है बारी जुडिशियल सर्विसेज की।
तो जुडिशियल सर्विसेज से मेरा मतलब ये है कि आप लॉयर बन गए, उसके बाद आप यहाँ पर जज बनने के लिए अलग अलग एग्जाम्स दे सकते हैं, और उन एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करते हैं, उनको क्लियर करते हैं, तो आप एज ए जज के तौर पर भी आप नियुक्त किए जा सकते हैं, और इनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी 2.2 लाख रुपीस पर मंथ होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी तो 2.5 लाख रुपीस तक की भी जा सकती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अर्निंग आपकी हो सकती है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट हमारे पास है, यह करियर ऑप्शन है, वो है लीगल जर्नलिस्ट। तो ये एक अलग ही फील्ड है। तो यहाँ पर लीगल जर्नलिस्ट जो है वो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उनकी तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, उनको पेरोल पे रखा जाता है। तो लीगल जर्नलिस्ट लेने के पीछे वजह यह होती है क्योंकि उनको लॉ के बारे में सब कुछ पता होता है। तो जो भी कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं या कोई कोर्ट हियरिंग होती है किसी बड़े केस की, तो वहाँ पर वो कोर्ट में जाकर के उस पूरे हियरिंग को अटेंड कर सकते हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल करके ला सकते हैं। और क्योंकि उनको कायदे कानूनों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो वो अपने आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि किसी क्रिमिनल के ऊपर कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, उसके हिसाब से कौन सी सज़ा हो सकती है, फिर क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो सामने रखे गए डिफेंस की तरफ से और जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से क्या क्या पॉइंट सामने लाए गए, फिर क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई और फिर क्या क्या एविडेंस लाए गए, उसके हिसाब से केस कितनी स्ट्रांग बनती है वगैरह, ऐसे सारे पॉइंट्स के ऊपर यही लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से लीगल जर्नलिज्म ये भी एक अच्छा फील्ड आपके लिए बन सकता है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है वो यहाँ पर 2 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की डिफ़र करती है। एकदम ही बिगिनर है तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, थोड़ा बहुत आप 1-2 साल तक काम कर रहे हैं वहाँ पर उसी फील्ड में तो थोड़ी और सैलरी बढ़ जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो तकरीबन 9-9.5 लाख रुपए तक की भी सैलरी आपकी जा सकती है पर एनम। इसके बाद आप लीगल एनालिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो लीगल एनालिस्ट क्या करते हैं कि अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, सारे एविडेंसेस को बिल्कुल अच्छे से फाइल अप करते हैं। तो बेसिकली कोई अगर लीगल फर्म है जहाँ पर कोई बड़े लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो यहाँ पर आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। जो भी कोई केस अभी चल रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके आते हैं ये लोग, और साथ ही साथ यहाँ पर उनको एक साथ कंपाइल करते हैं, उनकी फाइल बनाते हैं। कोई अगर कॉल रिकॉर्डिंग कहीं से निकलवानी है या कोई डाटा निकलवाना है तो उसके लिए भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग फील्ड ज़रूर है, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े लॉयर्स के साथ इसमें काम कर सकते हैं। बस मैंने जैसा पहले कहा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखिए अलग अलग केसेस आते हैं और उनके हिसाब से जो है वो आपको काम करना पड़ता है। हो सकता है कोई केस क्रिमिनल आ जाए, कोई केस और कोई सिविल की आ जाए, तो आपको उसके हिसाब से ढालना पड़ता है, उसके हिसाब से रिसर्च करनी पड़ती है। इनकी सैलरीज लगभग 4 लाख 4.5 लाख रुपए से शुरू होकर के 9.5 लाख रुपए तक की जा सकती है पर एनम। इसके बाद आते हैं सिविल लॉयर्स। तो जो सारे सिविल केसेस को लड़ते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर लैंड लिटिगेशंस को भी हैंडल करने वाले लॉयर्स हैं, डिवोर्स लॉयर्स हैं, टैक्सेशन वाले जो लॉयर्स होते हैं वो भी हैं। तो ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आपको चांसेस भी इसके अंदर मिल सकते हैं, और काफ़ी अलग अलग टाइप के केसेस आप इसके अंदर लड़ सकते हैं। और डिवोर्स लॉयर्स जो है वो भी एक पॉइंट के बाद अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, तो उनसे निकालने के लिए डिवोर्स लॉयर्स भी अच्छी खासी फीस जो है वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, और इनकी फीस जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए तक की भी जा सकती है। एंड सेम गोज़ फॉर जो लैंड लिटिगेशंस वगैरह जो सॉल्व करते हैं, ऐसे जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए भी यही बात है। अगर बहुत बड़ा केस है तो भाई उसकी फीस जो है वो भी उसी के हिसाब से होने वाली है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर लीगल एडवाइजर्स। तो लीगल एडवाइजर्स जो हैं वो जनरली यहाँ पर केवल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, वो एक्चुअल केस लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन कोई भी एक्चुअल लीगल लिटिगेशन ही ना हो,
इसके लिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, या कोई अगर लॉ हमसे टूट रहा है तो उसको हम कैसे उससे बच सकते हैं, नए लॉज कौन से आ रहे हैं उसके हिसाब से कैसे कंप्लाई करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें जोड़नी चाहिए, कोई अगर नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो कौन से क्लॉज डालने चाहिए, सामने से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो उनके क्लॉज का मतलब क्या है वगैरह, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ये लोग एडवाइस देते हैं। या किसी का अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसके लिए भी लोग लीगल एडवाइज़र की तरफ रुख करते हैं, तो वो उनको एडवाइस करते हैं कि आगे आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस केस को, इस केस में क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक आपको जो है वो मुआवजा मिल सकता है, या जो भी कोई चीज़ें हैं। स्पेशली जो लैंड लिटिगेशंस वगैरह होते हैं उनके लिए लोग बहुत ज़्यादा लीगल एडवाइजर्स की तरफ जाते हैं। जो इस फील्ड के फ्रेशर्स हैं वो 2.5 लाख रुपए पर एनम तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड लेवल के जो है वो 5.5-6 लाख रुपए तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं और आपका एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा है तो फिर देयर इज इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़, तो आप जितना चाहे पैसा वहाँ पर फिर चार्ज कर सकते हैं आपकी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ फील्ड्स हैं, या ये कुछ हम कहें कि पोजीशंस हैं जहाँ पर आप लॉ करने के बाद जा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।